स्क्रीन दिख रही है सबको? जूम करने की जरूरत तो नहीं है। सबसे पहले आते हैं तो अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं। सर्वर कैसे स्टार्ट होता है भाई? npm run dev। रिएक्ट की प्रैक्टिस करते हैं हाथ साथ, वरना चीज़ें भूल जाएंगे। सही है चाचा? सही है। देखना नहीं है, देखने से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, पहले npm इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि नोड मॉड्यूल हमारे पास नहीं होंगे। हमारे बीट का सर्वर ऑन हो गया। इसका यहाँ से यूआरएल उठाते हैं और ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से कुछ आया था। अब देखते हैं हमने कोड क्या किया था। सबसे पहले हमारा एंट्री पॉइंट क्या होता है? बिल्कुल, यहाँ इंडेक्स नहीं है, यहाँ पे मेन होती है भाई। इंडेक्स नहीं, मेन। मेन डॉट जी एस एस हमारा ही एंट्री पॉइंट है। यहाँ से ऐप के अंदर आते हैं, हमारा ही कंपोनेंट ए है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमने जो है वो लास्ट टाइम तो स्ट्रेट किया था, प्रॉप्स भी किए थे। प्रॉप्स के बारे में आपको बताया था। प्रॉप्स क्या होते हैं बेसिकली, कि आप जैसे जो नॉर्मल फंक्शंस के अंदर आप जो काम आपका पैरामीटर आर्गुमेंट्स कर रहे होता है, वो काम यहाँ रिएक्ट में प्रॉप्स करता है कंपोनेंट के साथ। यानी कि कंपोनेंट के बाहर से कोई डेटा आप लाना चाह रहे हो कंपोनेंट के अंदर, या एक कंपोनेंट से कोई डेटा दूसरे कंपोनेंट पहुंचाना चाह रहे हो, तो वो आप प्रॉप्स के थ्रू करते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या किया था, एक स्ट्रक्चर इस तरह बनाया था कि मेरे पास एक, मैंने यहाँ पे अपने ऐप के अंदर कंपोनेंट एक और एंटर करवाया। ठीक है, जरा गौर समझिएगा, क्योंकि अगर ये समझ में आएगा तो आज की भी बात समझ में आएगी, क्योंकि लिंक है। आज वाली बात कल वाली लास्ट क्लास वाली काम से बात से लिंक है। मैंने ऐप के अंदर एक कंपोनेंट ए रखा। ठीक है, अब इस कंपोनेंट ए में क्या है, बेसिकली एक कंपोनेंट बी कॉल हो रहा है, फिर इस कंपोनेंट बी के अंदर एक कंपोनेंट सी कॉल हो रहा है। सही है, स्ट्रक्चर क्या है, ए के अंदर बी है, बी के अंदर सी है। सही है, स्ट्रक्चर आपके पास ऐसा है कुछ कि एक कंपोनेंट ए है। सही है, इस ए से क्या निकल रहा है? हाँ, ए के अंदर आपका बी है। एक और बनाया था यहाँ पे, ए के अंदर बी है और बी के अंदर सी है। सही है, ये आपका ए है, ये बी है, और ये बिल्कुल जो नेस्टेड है वो सी है। सही है, ये स्ट्रक्चर है। अब हमें करना क्या है, हमें करना कुछ ये है, ए के अंदर, कंपोनेंट ए के अंदर मैंने एक स्टेट ली है, एक हेडिंग है आई एम अ कंपोनेंट। ठीक है, स्टेट सबको पता है क्या होती है, अब बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक मुझे। स्टेट ली भाई, इनिशियल स्टेट, ये आई एम कंपोनेंट की हेडिंग है और इस स्टेट का ये स्टेटमेंट फंक्शन है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो स्टेट है ये मुझे दिखानी है। दिखानी का है कंपोनेंट सी के अंदर। स्टेट मुझे कहाँ दिखानी है? कंपोनेंट सी के अंदर। तो एक बात मुझे बताया, जो यूज स्टेट होती है ये प्राइवेट स्टेट होती है, ग्लोबल होती है? प्राइवेट स्टेट होती है। वेरी गुड भाई, प्राइवेट स्टेट होती है यूज स्टेट। अब प्राइवेट स्टेट होती है तो इसका मतलब ये है, इसको प्राइवेट बोली इसलिए रही है कि ये कंपोनेंट ए के अंदर अगर मैंने बनाई है तो मुझे इधर ही मिलेगी बस, और कहीं नहीं मिल सकती। लेकिन भाई मुझे तो कंपोनेंट सी को देनी है ये। तो अगर मुझे इस कंपोनेंट ए से, और कंपोनेंट सी का है, ए के अंदर पहले बी आ रहा है, बी के अंदर सी आ रहा है, यानी कि मेरा जो डेटा है वो पड़ा हुआ यहाँ पर है ए के पास। यहाँ मेरा क्या पड़ा हुआ, डेटा। लिखा भी नहीं जा रहा है इससे तो। डेटा मेरा कहाँ है, ए में। मुझे भिजवाना कहाँ है? क्या इस ए कंपोनेंट का, ये इस ए कंपोनेंट का इस सी कंपोनेंट से डायरेक्ट कोई लिंक है? नहीं है। बीच में क्या है? मैंने इसका एग्जाम्पल दिया, कनेक्टिंग फ्लाइट वाला हिसाब जो होता है कि आपको अगर इस एक जगह इस जगह से वहां जाना है तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ेगी पहले कहीं से, फिर आप वहां जाओगे। बिल्कुल वही हिसाब है यहाँ पे। तो भिजवाते कैसे डेटा, हम भिजवाते हैं प्रॉप्स के थ्रू। प्रॉप्स थ्रू कैसे भिजवाते हैं आपको मैंने बताया था भाई, अगर ये कंपोनेंट ए है तो यहाँ से मैं करूंगा इस कंपोनेंट बी के ऊपर एक एट्रीब्यूट पास करूंगा।
इसको HTML में क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको एज अ प्रॉप ही बोलेंगे। ये भी क्या है, एक प्रॉप है। ठीक है, हेडिंग नाम का एक प्रॉप मैंने लगाया यहाँ पे, और उस हेडिंग को मैंने यहाँ पे पास करा दिया। अब जब इस कंपोनेंट बी को डेटा पास हो रहा है, जैसे समझे कि आर्गुमेंट है ये, फंक्शन में आर्गुमेंट को दिमाग में रखते हुए सोचें। अभी अगर मैंने आर्गुमेंट भिजवाया इस बी के अंदर, कंपोनेंट क्या है, फंक्शन ही तो होता है। आर्गुमेंट भिजवाया, इसका मतलब ये रिसीव करने के लिए पैरामीटर भी होगा कोई ना कोई। कंपोनेंट बी के अंदर गए तो ये इस तरह से मैंने आपको बताया था, दो तीन तरीके होते हैं। या तो आप प्रॉप लिख के प्रॉप डॉट करके उठा लें, क्योंकि ये आपको एज अ ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है। जो आप जो भी चीज़ यहाँ भिजवाएंगे ना, इसके ऊपर रखी हुई होगी, वो आपको ऑब्जेक्ट में रिसीव होगी। अब या तो आप क्या करें, दो तीन तरीके हैं, या तो आप प्रॉप्स डॉट करके निकाल लें, या प्रॉप से इसको डिस्ट्रक्चर कर लें, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। या अगर डायरेक्टली आप उठाना चाह रहे हैं, आप डायरेक्टली इस तरह ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट लगाएं और डायरेक्टली भी उठा सकते हैं। ये तो सारी बातें वो थी जो लास्ट क्लास में बताई थी मैंने, कोई नई बात नहीं इसमें मैंने बताई अभी तक आज की क्लास के हवाले से। ठीक है, मैं पुराना इसलिए पूरा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अब जो आगे आने वाली बात है वो उससे ही लिंक है पुराना, इसलिए आपको उसका रिकॉल जरूरी है करवाना। अब ये हेडिंग है भाई, इसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, लेकिन मुझे कंपोनेंट बी में नहीं चाहिए हेडिंग, कहाँ चाहिए थी, सी में चाहिए भाई। तो यहाँ से मैं हटाया दूँ इसको, सी में चाहिए तो इसको मैं एक और नेस्टेड करवाऊंगा यहाँ पे सी के अंदर। अब ये इस तरह मुझे सी में मिलेगा। ये जो प्रॉप्स को पास करना है दूसरे कंपोनेंट में, फिर उससे दूसरे कंपोनेंट पास करना है, ये जो बार बार प्रॉप्स को मैं पास कर रहा हूँ नेस्टेड नेस्टेड, इसे कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। क्या कहते हैं इसको, मैं लिख देता हूँ, प्रॉप ड्रिलिंग। ड्रिल करते हैं मशीन, दीवार में ड्रिल जो होती है ड्रिल मशीन से, वो है ये समझ लें कि ड्रिलिंग हो रही है। ए में पहले आपने ड्रिल किया, फिर ए से बी में ड्रिल किया, फिर बी से सी में ड्रिल किया, ये प्रॉप ड्रिलिंग कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड प्रॉप ड्रिलिंग। पूछते हैं सवाल इंटरव्यू में, प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉप्स को अगर मैं नेस्टेड नेस्टेड कंपोनेंट्स के अंदर पास करता हूँ तो इसे प्रॉप ड्रिलिंग कहता है। हाँ, प्रॉप ड्रिलिंग। अच्छा, अब ये सब ये वाली बात समझ में आ गई, कोई मसला इसके अंदर। अब अगर आप गौर करें तो प्रॉप ड्रिलिंग हो रही है, ये जो के पास प्रॉप पास हो रहा है, ये पेरेंट टू चाइल्ड पास हो रहा है या चाइल्ड टू पेरेंट पास हो रहा है, जरा सोच के जवाब दें। पेरेंट टू चाइल्ड, क्योंकि भाई ए इसका पेरेंट है, ए से बी में गया, बी से सी में गया, तो पेरेंट टू चाइल्ड पास हो रहा है। रिएक्ट के अंदर अगर मुझे प्रॉप पास करवाना है किसी कंपोनेंट को, तो रिएक्ट बाय डिफॉल्ट एक ही तरीका देता है बिल्ट इन, जिसे कहते हैं पेरेंट टू चाइल्ड, जिसको प्रॉप्स के थ्रू हम अचीव करते हैं। अगर आप बोलो भाई मुझे मेरी स्टेट है यहाँ रखी है इस कंपोनेंट में, मुझे चाहिए इस कंपोनेंट के अंदर नीचे, तो इसका मतलब अगर आपने स्टेट को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है तो रिएक्ट आपको एक तरीका प्रोवाइड करता है बाय डिफॉल्ट, जिसे कहते हैं प्रॉप्स। आप प्रॉप ड्रिलिंग कर करके पेरेंट टू चाइल्ड पास कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसका वाइस वर्सा पूछूं आपसे, मेरी एक स्टेट है तो यहाँ रखी हुई है, मुझे चाहिए इस कंपोनेंट के अंदर, तो इसका फिर क्या, किस तरीके से आएगा, वो कोई आइडिया आपके दिमाग में। रिएक्ट के अंदर अपना बिल्ट इन कोई तरीका नहीं है इस काम को करने के लिए, कोई तरीका नहीं है इस काम करने के लिए, कोई बिल्ट इन तरीका नहीं है। अब लेकिन भाई हमें करना भी है तो क्या करें। अब इसकी फॉर एग्जाम्पल क्या, इसका यूज केस क्या हो सकता है आपके ख्याल में, कहाँ जरूरत पड़ सकती है मुझे काम करने की। चले इसको यही स्टॉप करते हैं। जब असल में ना यहाँ से रिडक्स निकलती है, फिर आपका रिडक्स की तरफ जाते हैं हम, तो जब मैं रिडक्स पढ़ाऊंगा ना, जब मैं इसको फिर दोबारा बताऊंगा आपको कि चाइल्ड टू पेरेंट किस तरीके से काम होता है। अभी इसको मैं यहीं पे इसको स्टॉप कर देता, अभी आप सिर्फ प्रॉप्स तक रहें, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं करते इसको, क्योंकि यहाँ से फिर रिडक्स का रास्ता निकलता है, तो हम आगे इसको इंशाल्लाह करेंगे जब रिडक्स पढ़ेंगे। अभी के लिए प्रॉप्स क्लियर हो गए। अगर आपने स्टेट को पेरेंट टू चाइल्ड भिजवाना है तो आपके पास एक ही तरीका है, प्रॉप ड्रिलिंग। क्या प्रॉप्स पास कर करके आप भिजवा सकते हो। क्या चीज, ये डी स्ट्रक्चर है, प्रॉप से डी स्ट्रक्चर कर लिया मैंने हेडिंग। तीन तरीके हैं, दो, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप करो, डायरेक्ट एलिमेंट लगाओ, डायरेक्ट आप जो एट्रीब्यूट का नाम है एग्जैक्ट उठा लो, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि आप यहाँ प्रॉप्स लिखा है मैंने, प्रॉप्स डॉट करके आप निकाल लो। तीसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट प्रॉप्स से ही डी स्ट्रक्चर कर लो। तीन तरीके हैं ये लिखे हैं यहाँ तीनों बी के अंदर। ठीक है भाई, यहाँ तक वो सारी बातें तो हमने लास्ट क्लास के अंदर करी थी। आज का हमारा टॉपिक है, देखते हैं ज़रा आज हमें क्या करना है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं मैं, ये मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। हमारे पास जैसे हम वहाँ करते थे HTML के अंदर इंस्पेक्ट करते थे डेव टूल्स देखने के लिए, उस समय क्या होता था, हमें सारे चीज़ों का जो है वो पूरा अपना ब्लॉक ऑफ कोड दिख रहा होता था, किस तरीके से क्या चीज़ रेंडर हो रही है HTML के अंदर। करते हैं ना, सब करते होंगे। जैसे ये आ रहा है भाई, बता रहा है ये बॉडी है, बॉडी के अंदर ये डेव टूल्स है। ऐसे ही रिएक्ट का भी एक डेव टूल होता है, जहाँ पे आप ये सारे कंपोनेंट्स की हायरार्की देख रहे होते हैं। पहले ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, फिर ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। क्योंकि कंपोनेंट्स की रेंडरिंग आप यहाँ से नहीं देख सकते। आपको क्या पता लग रहा है कौन सा कंपोनेंट कहाँ रेंडर हो रहा है, कुछ भी पता नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपको सब एक HTML एलिमेंट बन गया।
हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है, ठीक है, मैंने भी नहीं करी हुई शायद, पता नहीं है नहीं है मेरे पास, चलो देख लेते हैं। आप सिंपल यहाँ आए, यहाँ आके लिखे आप सिंपल रिएक्ट डेफ टूल्स क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, ये आ जाए, गूगल क्रोम का ही लिंक होगा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास समय पर ऐड हुई हुई है ऑलरेडी, आप यहाँ पे करेंगे ऐड टू क्रोम, आप कर लीजिएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन दिख नहीं रही यहाँ पे, कहाँ आ रही है मेरे पास। अच्छा सही, डिसेबल हुआ था। अब इसकी पहचान क्या होती है, अब अगर मुझे यहाँ देखना है कौन कौन से कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं, आप अपने ज़रा इंस्पेक्ट को ज़रा यहाँ पे बड़ा करें इसको, ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक, भाई वही देख रहा हूँ मैं, फिर चला गया लग रहा है वो। भाई सही है, कंपोनेंट प्रोफाइलर के ऑप्शन क्यों नहीं आ रहे लेकिन, नहीं नहीं वो ऑन हुआ हुआ है, वो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, कंपोनेंट्स और प्रोफाइलर के नाम से, लेकिन वो मेरे पास अभी आ नहीं रहे भाई, एक दफ़ा रीलोड करता हूँ मैं। कहाँ पे आएंगे, ये नहीं नहीं, ये ऊपर ही आता है, पहले आते थे इधर ही, अब पता नहीं कहाँ क्यों नहीं आ रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऊपर ही आते थे, यहाँ पे दो ऑप्शन आते थे कंपोनेंट और प्रोफाइलर के नाम से। पता नहीं भाई क्या चेंज हो गया, क्या हुआ है, किसी की लैपटॉप में हुई हुई है एक्सटेंशन ये, पापा हुई हुई है हमजा, नहीं नहीं ये ऑन ही है, ऑन ही होता है, ब्लू नहीं होता, ब्लू जब होता है जब आप प्रोडक्शन बिल्ड इसकी यूज़ करते हो, जब ब्लू होता है, अदरवाइज ये ब्लू नहीं होता। प्रोडक्शन बिल्ड क्या होती है वो भी अलग कहानी है उसकी एक, लेकिन यार ये यहाँ पे ना आ नहीं रहे ये, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मेमोरी में आवा एप्लीकेशन, वरना यहीं पे आते दो ऑप्शन आपके पास, प्रोफाइलर और वो, देख रहे हो यहाँ पे इस तरह आते थे एलिमेंट, जहाँ पे आ रहा है आपके पास परफॉर्मेंस एलिमेंट के साथ ही आते थे कंपोनेंट और प्रोफाइलर, लेकिन ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका भाई, रिमूव फ्रॉम क्रोम करो इसको। क्या पता आ जाए, नहीं भाई, आ रहा है, और मेरे इसका टैब का कोई मसला है, मैं इसको देखूंगा बाद में, क्या बहरहाल यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होते हैं कंपोनेंट और प्रोफाइलर के नाम से, ठीक है, उसमें होता क्या है आपको मैं, कहाँ, हाँ ये देखो, ये रहे, मेरे पास टैब आई थिंक ज़्यादा खुले हुए ना, इस वजह से हो रहा होगा ये, यार डिलीट कर नहीं सकता इसको मैं, इंपॉर्टेंट है सारे, तो चलो इसको ठीक है, इस तरीके से आएंगे ये कंपोनेंट और प्रोफाइलर। अब आपका प्रोफाइलर छोड़ दें, आपके काम का नहीं है अभी,
कंपोनेंट पे आप बस हम रहेंगे हमारा। अब कंपोनेंट जरा मैं खोलता हूँ यहाँ पे, देखें देखें पूरी मुझे हायरार्की दिखा रहा है। पहला ऐप कंपोनेंट है, इसके अंदर क्या है, कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट सी है। इवन अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे सब बताएगा कि मैंने क्या करा, एक प्रॉप भिजवाया यहाँ पे हेडिंग नाम का, आई एम कंपोनेंट, जो इनिशियल न्यू एंट्री क्या है ये है, रेंडर्ड कौन हो रहा है, ये यानी इसको ए रेंडर कर रहा है और ऐप रेंडर कर रहा है। ये पूरी हायरार्की बता रहा है कि पहले ए में रेंडर हो रहा है ये, फिर इसके ऊपर अब ए का रेंडर हो रहा है ऐप के अंदर, तो फिर ऐप रेंडर हो रहा है यहाँ पे। तो ये पूरी आपको बताएगा। इवन आप यहाँ जब स्टेट्स वगैरह मैनेज करेंगे ना, सारी चीज़ें करेंगे, आपको वही बताएगा यहाँ पे कि कितनी स्टेट्स इसके अंदर मौजूद हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है ये। तो ये बड़ी आपकी हेल्पफुल एक्सटेंशन है, डीबग करने में आपको बहुत काम में आएगी जब कोई कोड में डीबगिंग आपने करनी होगी, तो इसको अपने पास कर लीजिएगा। ऐसे ही आगे रिडक्स पढ़ेंगे, रिडक्स की भी एक एक्सटेंशन होती है, तो वो भी मैं करवाऊंगा, कि उसमें रिडक्स का पूरा फ्लो आपको दिख रहा होता है किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है बात? अच्छा जी, आगे चलता हूँ। स्टेट हो गया हमारा, हो गया प्रॉप्स हो गया, कंडीशनल लैंडिंग मैंने करवा दी थी, आई थिंक ये नहीं हुई थी, नहीं हुई थी कंडीशनल लैंडिंग, आज उसी को देखते हैं। अच्छा जी, कंपोनेंट ए के अंदर आते हैं। मैं अभी ज़रा इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे कंपोनेंट बी मुझे रेंडर नहीं करवाना है यहाँ पे, ठीक है, सेव करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ कंपोनेंट ए आ रहा होगा, सही है। अब हम इफ एल्स बनाते हैं, वही इफ एल्स को यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग कहते हैं। मस्त फर्क ये है कि इफ एल्स आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर चल रहा होता है, अगर आपने कोई कंडीशन मैच करवानी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कोई कंडीशन कोई डिसीजन मेकिंग करवानी है जावास्क्रिप्ट में रह के, तो इफ एल्स लगाओगे। अगर कोई कंडीशन लगानी है जेएसएक्स के अंदर रहते हुए, जेएसएक्स में इफ एल्स नहीं चलता, वो जैसा जेएसएक्स तो एचटीएमएल है ना, ऐसा है ऐसा नहीं है। तो जेएसएक्स के अंदर अगर आपने कंडीशनल कोई काम करवाना है, कोई कंडीशन चेक करवानी है, तो आप लगाओगे कंडीशनल रेंडरिंग करोगे। मतलब अभी होती क्या है भाई, देखते हैं जरा इसको। इफ एल्स ही होता है ये भी। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक बटन है यहाँ पे, कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी नहीं है, यहाँ पे अब एक बटन है, बटन पे मैंने लिखा क्लिक, ये नॉर्मली ना जो आप बनाते हो लाइट और डार्क थीम का टॉगल बनाते हो, ये मैं आपको दूंगा असाइनमेंट बनाने को आज, वो काम होगा इससे अचीव। आप यहाँ पे टक टक क्लिक करते रहोगे, लाइट और डार्क थीम का टॉगल चलता रहेगा, वो इससे अचीव करते हैं हम कंडीशनल रेंडरिंग और स्टेट्स को यूज़ करते हुए। किस तरह होगा ये आप करोगे, मैं आपको बस आइडिया दूंगा। लाइट डार्क का जो आपके वेबसाइट पे टॉगल लगा हुआ होता है, वो वाला काम, डार्क मोड लाइट मोड। रिएक्ट से बहुत आसान है इसको करना, जावा सबसे मुश्किल है थोड़ा सा, रिएक्ट से तो बहुत ईजी है, एक दो लाइन के कोड में ही हो जाता है। ठीक है भाई, अब हो क्या रहा है कंडीशन लैंडिंग में, क्या है, ये मेरे पास बटन है भाई, इस पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लगाया, मुझे इसके क्लिक पे क्या करना है। अच्छा, इसको मेरे पास एक स्टेट है हेडिंग के नाम से, हेडिंग ही रखता हूँ चलो मैं इसको। मैं कह रहा हूँ भाई इनिशियली मैं चाह रहा हूँ मुझे मेरी हेडिंग दिखे, इनिशियली मुझे मेरी हेडिंग दिखे, तो मैं कह रहा हूँ भाई इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, सही है। और इस पे क्लिक पे, ऑन क्लिक पे आता हूँ मैं, यहीं पे डायरेक्टली फंक्शन पास कर रहा हूँ, इसके क्लिक पे ना मैं स्टेट को फॉल्स करवा दूंगा। ऐसा वैसा करवा क्यों रहा हूँ, पहले तो ये समझते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे सेट हेडिंग को क्या कर दो, फॉल्स कर दो, सही है। अच्छा भाई, सेव करा इसको मैंने यहाँ पे। अब ये H1 है यहाँ पे, मैं चाह क्या रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई अगर मेरी स्टेट ट्रू है, अब मैं कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ, कंडीशन मैचिंग करना चाह रहा हूँ, अगर मेरी जो हेडिंग की स्टेट है अगर ये ट्रू है तो मुझे मेरी हेडिंग दिखाओ, वरना क्या करो, वरना मुझे कुछ और दिखा दो, ये चाह रहा हूँ मैं। अब इसमें दो तीन तरीके, जैसे वहाँ पे अगर आप कंडीशन पढ़ते हो सबसे पहले क्या होता है, एक होता है इफ़, सिंपल इफ, एल्स नहीं, सिंपल इफ होता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये दिखा दो बस, वरना का कोई केस नहीं बनता। एक होता है इफ एल्स, एल्स भी केस बनता है, अच्छा भाई अगर ये है, अगर नहीं है तो क्या करो, फिर ये दिखा दो, इफ एल्स है। तीसरा क्या होता है, इफ एल्स इफ चल रहा होता है, फिर एंड में एल्स होता है आपका। ये तीनों केस होते हैं, यहाँ भी ये तीनों केस है, और यहाँ पे ये तीनों केस यूज होते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर्स। यहाँ टर्नरी आते हैं आपके पास काम में, और टर्नरी के थ्रू हम कंडीशनल रेंडरिंग करते हैं यहाँ पे। अब कंडीशनल रेंडरिंग और टर्नरी को किस तरह मिला के यूज किस तरह करते हैं यहाँ पे, इस तरीके से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे क्या करना है, अगर मेरी हेडिंग की जो स्टेट है, मेरी जो हेडिंग है ये है, मैंने यहाँ इनिशियल से ट्रू करी है, तो इसका मतलब हेडिंग क्या हो गई अभी,
ट्रू है ना भाई, क्योंकि जो यहाँ लिखता हूँ मैं वो यहाँ पे जाता है, स्टेट वेरिएबल के अंदर जाता है, ये बात पता है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, अगर मेरी हेडिंग ट्रू है तो मुझे बस ये कंपोनेंट ए लिखा हुआ दिखे बस, एल्स नहीं बना रहा अभी मैं इसका, मैं सिर्फ इफ की कंडीशन देना चाह रहा हूँ। आई थिंक बात समझ में नहीं आ रही भाई, मैं ये करना चाह रहा हूँ, अगर मेरी हेडिंग ट्रू है तो मुझे मेरा ये H1 दिख जाए, लेकिन मसला ये कि मैं काम यहाँ जावास्क्रिप्ट में नहीं करना चाह रहा, JSX में करना है मुझे। तो फिर किस तरीके से होगा, ये जो H1 है ना, इसको आप यहाँ से करोगे पहले कट, क्योंकि इसको मुझे टारगेट बनाना है अपना कि दिखाना है या नहीं दिखाना है इसको। यहाँ मैं यूज़ करूँगा एक ब्रैकेट ये वाले, क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है यहाँ पे। और अब किस तरीके से काम होता है, यहाँ टर्नरी लगते हैं। टर्नरी क्या होता है, अभी मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, सिर्फ इफ का सेंटेक्स, अगर इसको और समझेगा इसको अक्सर आपको ये यूज करोगे आप रिएक्ट में। अभी मैं सिर्फ इफ बना रहा हूँ, एल्स नहीं बना रहा। मैं बोलूंगा भाई मेरी हेडिंग अगर ट्रू है तो H1 दिखाओ बस। इसको मैं काम करता हूँ सही करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या है लिखा है मैंने। ये देखें, ये भी इफ बना है, ये क्या है, सिर्फ इफ का सेंटेक्स है, एल्स नहीं बना। अगर भाई हेडिंग ट्रू है तो ये दिखाओ। अभी क्या है, ट्रू है, इसको दिखना चाहिए, इसका मतलब मुझे ये चेक करते हैं। ट्रू है, मैं आया यहाँ पे कंपोनेंट ए के अंदर, इसको मैं बंद कर दूँ, बी और सी का काम नहीं है मेरा। इसको मैंने कर दिया फॉल्स, दिखेगा गायब हो गया। अब यही काम मैं बटन से अचीव कर लेता हूँ भाई। इनिशियली मैंने क्या रखा, ट्रू। मैं कह रहा हूँ जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ क्या हो जाए, इसको फॉल्स कर दो हेडिंग को। जब स्टेट फॉल्स होगी, और मैंने आपको बताया था जब भी स्टेट अपडेटिंग फंक्शन कॉल होता है तो उसके बाद क्या होता है, होता है क्या है, कंपोनेंट रेंडर होता है दोबारा, दोबारा पूरा कंपोनेंट रेंडर होता है। अगर कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा होता तो मुझे मेरा आंसर कभी मिलता ही नहीं। उसकी वजह ये है कि देखें, आपका जो ये रिटर्न जो है ना, रिटर्न वाला स्टेटमेंट है, ये आपका ये फंक्शन तो वेरी फर्स्ट टाइम रेंडर हो गया। अब जो क्लिक पे काम हो रहा है वो सिर्फ इस फंक्शन के ऊपर काम हो रहा है। ये जो रिटर्न वाली स्टेटमेंट ये थोड़ी दोबारा रेंडर हो रही है, सिर्फ फंक्शन रेंडर हो रहा है। तो ये पॉसिबल हो ही इसलिए रहा है क्योंकि सेट अपडेटिंग फंक्शन जैसे ही कॉल करता हूँ मैं, मेरा इंटायर कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होता है पूरा। मैंने आपको दिखाया था कंसोल करवा के कि रेंडर हो रहा है, इस बात का प्रूफ दिखाया था। तो अब देखें भाई, यहाँ पे मैंने कहा भाई जैसे क्लिक हो उसको फॉल्स कर देना। ऑब्वियसली बात है, फॉल्स करूंगा कंपोनेंट रेंडर होगा दोबारा, तो ये स्टेट भी दोबारा रेंडर होगी, तो फिर नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली बात है। चेक करते हैं, इनिशियली ट्रू है, गया। अब टॉगल किस तरह बनाएंगे आप, इसको यूज के टॉगल बना सकते हैं आप। अच्छा पहले मैं आपको सारी चीज बताता हूँ, उसके बाद टॉगल पे आते हैं। ये तो अभी सिंपल इफ देख लिया हमने। अब आते हैं इफ एल्स, कि भाई चलो अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती उसके अगेंस्ट में क्या करना है, एल्स में क्या करना है, उसका सिंटैक्स क्या होता है। हम ये नहीं लगाते फिर। अच्छा मैं इसको हटाना कमेंट करता हूँ ताकि आप लोग देख लो क्या है, कॉपी नहीं करना। ये इफ है, रिएक्ट में टर्नरी कहते हैं इसको बेसिकली। अब इफ एल्स बनाना है मुझे यहाँ पे, वो कैसे होगा भाई, जब इफ और एल्स दोनों बनाने हैं आपने तो आप यूज करोगे ये क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इफ है, अब ये है इफ, यहाँ पे आप रखोगे अपनी पूरी कंडीशन, जो भी कंडीशन आपकी वो आप यहाँ रखोगे। इफ अगर मेरी हेडिंग ट्रू है तो ये कर दो। अब एल्स बनाना है, एल्स के लिए लगते हैं यहाँ पे कॉलन, एल्स वरना ये कर दो। टर्नरी होता है वहां पे भी, लेकिन वहां पे इसका यूज इतना होता नहीं है, होता है वहां पे टर्नरी होता है। हाँ तो इफ यूज करते हैं यहाँ पे, ये कहता हूँ मैं आपसे जावास्क्रिप्ट में आप यहाँ पे इफ यूज करोगे, लेकिन मसला ये है कि इफ तो यूज कर लूँ मैं H1 कैसे लिखूंगा यहाँ पे। मैं H1 पे खेलना चाह रहा हूँ ना, H1 तो JSX का एलिमेंट है, जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज करूंगा मैं इसको H1, कंडीशन तो लगा लूंगा लेकिन ये थोड़ी यूज कर सकता हूँ, तो इस वजह से। क्लियर है, तो एल्स ये हो गया आपका, वरना मैंने बोला भाई एल्स में वरना नथिंग कर दो, कुछ भी नहीं करवाओ। या मैं एक काम करता हूँ, एक और कोई टैक्स नल रख दूँ यहाँ पे, नल, ताकि पता लग जाए कि हाँ भाई एल्स भी प्रिंट हो रहा है हमारा। अब चेक करते हैं, इनिशियली ट्रू है, नल, सही है। सर एक बात, ये नेस्टेड के लिए तो नहीं यूज किया जाता, मतलब शॉर्ट स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाता है।
वैसे आप उसको यूज शॉर्ट स्टेटमेंट के लिए ही करते हो, नेस्टिंग के लिए भी कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वो कोड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि वो आपके समझ से बाहर निकल जाता है। मैं आपको करके दिखाऊंगा नेस्टिंग भी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आपको करके दिखाऊंगा नेस्टिंग, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा नेस्टिंग करना है आपने। आपको दिखाऊंगा कैसे होती है, लेकिन रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कोड स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि वो आपके लिए बाद होगा सर से, डेवलपर के लिए मुश्किलात पैदा क्यों करो बिला वजह, इससे बेहतर है आप ऊपर नेस्टिंग यहाँ कर लो। अच्छा, अब आपको नेस्टिंग तो दिखाऊंगा ना जब बताऊंगा वाली बात को, उसका सॉल्यूशन क्या है फिर ऑल्टरनेट। इफ एल्स क्लियर हो गया, कोई सवाल? अब देखते हैं नेस्टिंग पे, नेस्टिंग देखते हैं। नेस्टिंग क्या होती है भाई, मैंने लिखा अगर मेरी हेडिंग ट्रू है तो मुझे ये दिखाओ, लेकिन नेस्टिंग के लिए मुझे कंडीशन को चेंज रखनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इनिशियली मैं फिर यहाँ करता हूँ एक काम, इसको इस तरह करना पड़ेगा फिर मुझे, अगर एल इफ एल्स इफ बनाना है इससे मुझे, इनिशियली इसको मैं एम्प्टी रखूँगा, ठीक है, और एम्प्टी स्ट्रिंग आपको पता है जावास्क्रिप्ट में फॉल्स होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा भाई कंडीशन, अब मुझे यहाँ पे इसको ट्रू करवाना है, तो मैं लगाऊंगा इसको इस तरीके से, समझ में आ रही है? अगर हेडिंग फॉल्स है, फॉल्स है इसका मतलब ये बात ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो कंपोनेंट ए दिखाओ। अब और इस क्लिक पे मैं क्या करूंगा, इस हेडिंग के अंदर कुछ भिजवा दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए भिजवा दिया, ए बी सी, सही है। अब मैं इसको मैच कराऊंगा, अब मैं कहते हैं नेस्टिंग कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा अगर हेडिंग तो फॉल्स है फर्स्ट वाली के लिए तो ये दिखा दो, एल्स, एल्स के बाद यहाँ इफ बनेगा, इफ अगर, अब ये कंडीशन बन गई, अगर हेडिंग बराबर है ए बी सी के तो H1 में क्या दिखा दो, ए बी सी दिखा दो, बस इतनी रखते हैं, एक लेवल की रखते हैं, वरना नल दिखा दो। अब देख कितना कोड कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हुआ नहीं हुआ, कॉम्प्लेक्स हो गया ना, तो मैंने सिर्फ एक लेवल की रखी है अभी, एक एलसिफ बनाया समझे मैंने, मल्टीपल अगर एलसिफ होगा तो काम हो जाएगा कोड में। ये हम नॉर्मली ना बहुत कम देखा होगा आपने, डेवलपर इसको यूज करते हैं, लोग इससे अवॉइड करते हैं, वजह सिर्फ एक ही होती है, कोई ऐसा नहीं कि रिएक्ट की रिस्ट्रिक्शन है या कोई ऐसी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वजह सिर्फ एक ही होती है, कोड का कोड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, कोड में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब आप बोले भाई लेकिन वो तो करना है काम यहाँ पे, फिर मैं कैसे करूँ यहाँ पे काम? इसका तरीका क्या होता है, आप यहाँ पे आके रीइनिशियलाइज करवा लें वेरिएबल को, किस तरीके से भाई, मैं इन द एंड क्या रेंडर करवा रहा हूँ, एक ऐसे में तो रेंडर करवा रहा हूँ यहाँ पे, मैं नहीं करवा रहा, तो मैं यहाँ पे ये काम इस तरीके से अचीव कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा भाई मैंने बनाया यहाँ पे एक वेरिएबल लेट माई हेडिंग, एक बनाया मेरी वेरिएबल, इसको मैंने बोला इनिशियली एम्प्टी है ये, ठीक है। अब यहाँ खेलें ये फैल्स का गेम, आप बोले भाई अगर ये जो हेडिंग स्टेट आ रही है, पहली हेडिंग क्या है, अगर जो हेडिंग फॉल्स है तो आप यहाँ लगाएं, अगर हेडिंग फॉल्स है तो आपने क्या दिखाना है, आपने ये दिखाना है, आप इसको रीइनिशियलाइज कर करें यहाँ पे, आप बोले भाई अगर तो ये अगर हेडिंग फॉल्स है तो माई हेडिंग में क्या डाल दो, ये डाल दो उठा के इस तरीके से, फिर एल्स इफ अगर ये कंडीशन है हमारी, फिर कॉपी करो, आप बोलो भाई अगर हेडिंग के अंदर एबीसी है, फिर से रीइनिशियलाइज करवा रहा हूँ इसको मैं, कॉपी निकालो इसकी, आप बोलो भाई अब इसके अंदर एबीसी कर दो, एल्स रह गया, एल्स वरना क्या कर दो, वरना इस माई हेडिंग के अंदर, अब हो गया काम आसान, ये ऊपर वाला आसान नीचे वाला आसान है, ये अंडरस्टैंडेबल है भाई, वरना भाई इसके अंदर क्या कर दो, सिंपल लर्न डाल दो। अब ये पूरी कहानी से बेहतर है आप यहाँ पे करवाओ, सिंपल ये पूरी लिखने लाइन लिखने से बेहतर ये है, कमेंट कर रहा हूँ इसको, आप क्या करो यहाँ पे आके, अब जो भी आपका रिस्पॉन्स आने वाला है माई हेडिंग में ही आएगा ना, बस खत्म, इतना कोड आसान हो गया, आप समझना, हो गया या नहीं हुआ? तो ये नेस्टिंग के अंदर हमें ये इशू आता है कि हम यहाँ पे इससे बेहतर आप ये वाली काम करने से बेहतर आप ये कर लो नेस्टिंग के अंदर, लेकिन अगर छोटी मोटी कंडीशन सिर्फ इफ एल्स चेक करवाना है तो फिर यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है, आप डायरेक्ट इसी में काम करो, नेट टर्नर यूज करो।
अगर इफ एल्स या सिर्फ इफ है तो देखिए इसका भी आउटपुट सेम ही आएगा। कंडीशन क्या है अभी हमारी, मैं पहले इस पर ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। इसको बंद करो, यहाँ आ जाओ। सही है, इनिशियली एम्प्टी है, कंपोनेंट ए आना चाहिए, कंपोनेंट ए आया। क्लिक करने पे क्या होगा भाई, इसमें एबीसी डाल रहा हूँ तो एबीसी आना चाहिए ऊपर, आ गया, वरना नल आ जाएगा। अब नल के लिए आई थिंक कोई केस बनेगा नहीं हमारे पास। वो चेंज कर देना, कंडीशन चेंज कर देना, बदल जाएगा। क्या करूँ, कंडीशन चेंज कर देना, एबीसी के इक्वल रखा हुआ है ना आपने, ए बी कर दो उसको ताकि वो कंडीशन गलत हो जाएगी तो वो एवरेज देगा। ये कह रहे हो, Yes. अच्छा सही है, नल हो गया खुद ही को। सही है, यहाँ करके भी देख लो आप, नल। समझ में आ गई कहानी। तो अब देखें, मैं इस हेडिंग को कंडीशनल रेंडर करवा रहा हूँ, ये हेडिंग को कंडीशनल रेंडर करवा रहा हूँ ना मैं, तो इसी चीज़ को कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग रिएक्ट के अंदर, कि आप किसी भी अपनी पर्टिकुलर चीज़ को कंडीशनली किसी पर्टिकुलर कंडीशन के तहत रेंडर करवा रहे हो यूआई के ऊपर, तो ये कंडीशनल रेंडर हो गया। अब आप मुझे बताएं टॉगल कैसे बनाएंगे आप इसके अंदर, इसको यूज़ करते हुए बन जाएगा टर्नरी से। देखिए आप पता सिंपल क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, या मैं चाह रहा हूँ आप खुद बनाएं, चले बता देता हूँ। देखें सिंपल कुछ भी नहीं है टॉगल का इसके अंदर, ये हेडिंग है यहाँ पे, मैं लाइट और डार्क मोड से कहानी करता हूँ। इनिशियली आप अपनी जो डिफ़ॉल्ट थीम रखना चाह रहे हैं वो आप नॉर्मली लाइट थीम रखते हैं, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब मैं कहता हूँ भाई इनेबल डार्क और सेट इनेबल डार्क। देखिए कितना आसान है यहाँ पे टॉगल बनाना है लाइट और डार्क मोड का। इनेबल डार्क, इनिशियली आपको इनेबल डार्क करना है, लाइट रखना है आपको, तो आप क्या करोगे, इसको फॉल्स। अब ये हेडिंग के बजाय मैं यहाँ पे एक रेंडर चीज़ करवा रहा हूँ ताकि बात आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या होगा, अब आप दोगे कंडीशनल रेंडरिंग, क्या कि भाई अगर इनेबल डार्क ट्रू है तो यहाँ पे क्या शो कराओ, डार्क मोड है भाई, ठीक है, डार्क मोड एक्टिव कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे आप क्या करोगे मैं आपको बताऊंगा बाद में, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ किस तरीके से काम होगा। डार्क मोड एक्टिव, वरना क्या करो, कॉपी करो इसको, वरना यहाँ कर दो लाइट मोड एक्टिव, ठीक है। अब इस क्लिक पे मैं क्या करूंगा, तो कैसे करूंगा, कैसे, मुझे बेसिक करना है क्या काम। अब मैं चाह रहा हूँ भाई, एक मिनट चलो, क्लिक टू चेंज थीम, ये मेरा बटन है यहाँ पे, सेव किया मैंने इसको, ये है। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे पे क्लिक करूँ मैं ये डार्क मोड हो जाए, फिर दोबारा क्लिक करूँ फिर लाइट हो जाए, फिर क्लिक करूँ डार्क, फिर क्लिक करूँ लाइट, जैसे बटन होता है टॉगल, देखा है ना सबने वेबसाइट्स पे। अब आप मुझे बताएं अगर मैं इसको डार्क मोड कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँ इसमें फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन है मेरा क्लिक वाला, लर्निंग क्लिक पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, क्या करूँ इसके अंदर मैं, डार्क को बार-बार करवा लेना, डार्क को ही इनेबल कर दे। क्या क्या लिखूँ, लिखूँ क्या, चेंज हैंडलर करके इनेबल पर डार्क है ना। हाँ हाँ क्या करना है इसके साथ, नेवल डार्क लिख दूँ, हाँ हाँ उसके अंदर नेवल डार्क लिख दूँ तो उससे क्या होगा, तो यहाँ पे नेवल डार्क आ जाएगा। भाई ये देखो ना सब सामने लिखा हुआ है, ये इनेबल डार्क, मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे इस क्लिक पे क्या करना है, डार्क मोड एक्टिवेट, अभी लिखा हुआ है लाइट मोड एक्टिवेट, मुझे इसके क्लिक पर लिखा हुआ चाह रहा हूँ कि लिखा हुआ था डार्क मोड एक्टिव, अभी टैक्स पे रहता है, फिर बाद में थीम पे जाएंगे। तो भाई आप मुझे पहले ही बताओ ना कि लाइट मोड, आप इसको गौर से देखो कैसे लाऊं मैं इसको डार्क मोड एक्टिव, किसको ट्रू कर दूं, बस इतना सा काम करना है, इतना। अब भाई अब स्टेट पढ़ के आ चुके हो, काउंटर बना के आ चुके हो, अब तो ऐसे ब्लैंक नहीं बैठो, आप सिंपल बोलो सर उसको ट्रू कर दे, खत्म कहानी। अब जब ये देखो, जब मैं आपसे कहा ना कि मुझे ये डार्क मोड एक्टिव दिखाना है,
आपका दिमाग पहले यहाँ जाना चाहिए था कि भाई डार्क मोड तो बात की बात है, पहले ये देखो कि ये रेंडर कैसे हो रहा है, इसको देखो पहले ये रेंडर कैसे हो रहा है भाई। लाइट मोड एक्टिव ये रहा, ये रेंडर कब हो रहा है, अगर डार्क मोड ट्रू होगा तो ये आएगा वरना ये आएगा, इट मीन्स डार्क मोड फॉल्स है अभी। भाई कैसे फॉल्स है, ऊपर जाओ फॉल्स है। अब अगर मुझे ये लाना है तो कैसे आएगा ये, जब डार्क मोड ट्रू होगा। तो आप बोलो भाई डार्क मोड ट्रू कैसे होगा, अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा डार्क मोड ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा मेरा। इतनी सी बात है, इस तरह सोचना है आपने यहाँ पे अब रिएक्ट के अंदर। बस यहाँ आ जाओ, कॉपी, इतनी सी बात थी बस, इसको ट्रू करना है बस मुझे, खत्म कहानी। क्लिक टू चेंज थीम फॉल्स है, डार्क हो गया। अब मैं दोबारा करता हूँ इस पर क्लिक, दोबारा लाइट नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली बात है मैंने उसको क्या बोला हुआ है, क्लिक पे क्या करो, सिर्फ ट्रू कर दो उसको। अब अगर मुझे इसको दोबारा लाइट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा फॉल्स करना पड़ेगा। तो भाई वो तो मैं एक ही फंक्शन में रह के बार बार कैसे डार्क फॉल्स ट्रू और फॉल्स करूँ, एक ही फंक्शन में रह के नहीं कर सकता। अब यहाँ पे एक तरीका होता है, आप क्या करो, इसको ट्रू नहीं करो, आप बोलो भाई ट्रू नहीं करना मुझे, जो भी मेरी अभी करंट कंडीशन पड़ी हुई है नेवल डार्क के अंदर, जो भी पड़ी हुई है वो ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है, जो भी पड़ी हुई है ना इसका इन्वर्स कर दो, उल्टा पढ़ा ना लॉजिकल ऑपरेटर नॉट। अब ये आपका क्या दिमाग है, ये आपने थोड़ा सा अपना समझ लो कि ट्रिक यूज करी है चीज चलाने के लिए। अब देखें यहाँ पे खेल, फॉल्स है, इसका उल्टा हो जाएगा ट्रू। अब जब ट्रू कर दिया तो यहाँ ट्रू चले जाएगा, इसका मतलब इनेबल डार्क ट्रू हो चुका है। तो यहाँ आऊंगा तो ट्रू का उल्टा फॉल्स, फिर वहां जाएगा फॉल्स चले जाएगा इसके अंदर, फिर ट्रू फिर फॉल्स। अब ये आपका समझे चलता रहेगा, रुकेगा नहीं कहीं भी, बन गया टॉगल आपका बस। लाइट मोड एक्टिव, डार्क हो गया, फिर लाइट करना है, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, बन गया टॉगल बस। अब मैं टैक्स रेंडर करवा रहा हूँ यहाँ पे, आप क्या करें, आप यहाँ पे कोई क्लास होगी जो आपकी डार्क की क्लास होगी, जिसके अंदर आपने डार्क की पूरी सीएस से डार्क थीम सेट करी हुई होगी अपनी, आप सिंपल वो क्लास रेंडर करवाएंगे यहाँ पे। बात समझ में आ रही है, ये मुझे अब चाहिए आपसे, नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आपका, ये करना क्या है आपने, क्या हुआ, क्या हुआ भाई, 5 मिनट का काम है ये, सिर्फ 5 मिनट का मेन काम तो मैंने कर दिया। असल तो मुझे आपको ये वाला देना चाहिए था कि मैं ये वाला काम दूं आपको, लेकिन ये मैंने फिर भी चलो कर दिया कि चलो थोड़ा सा रैम खा लो। अब लेकिन आपने करना क्या है वो सुनना है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कुछ भी लेआउट बनाए, कुछ भी, कोई 2 3 4 कार्ड्स बना दें यहाँ पे, कुछ भी एक्स्ट्रा से, मुझे लेआउट से काम नहीं है, आप कुछ भी बनाए लेकिन रखें थोड़ा कलरफुल। आप अपनी सीएस की थीम में जाएं, 2 क्लास बनाए वहाँ पे, एक डार्क बनाए एक लाइट बनाए। डार्क के अंदर जो स्टाइलिंग है वो आप करना चाह रहे हैं वो करें, लाइट के साथ जो स्टाइलिंग है वो करना चाह रहे हैं वो करें। भाई समझना आ रहा है किस तरह होगा, तो करके दिखा दूं भाई, हद है मतलब। भाई ये डिव है एक मेरा, ये डिव के अंदर H1 पड़ा हुआ है, सही है, मल्टीपल चीज़ें पड़ी मैं, चलो मैं एक H1 लेता हूँ, एक H1 ले लेते हैं जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं आइडिया दे रहा हूँ बस आपको। फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, एक H1 पड़ा हुआ है और एक कोई पैराग्राफ पड़ा हुआ है यहाँ पे, आई एम पैरा, या इस पर काम करो, लॉरम कर दो इसको यहाँ पे, सही है। ये मेरा कंटेंट पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये डिव है यहाँ पे, इसको मैं क्लास दे रहा हूँ यहाँ पे माई कंटेनर, सही है। इस पे बाय डिफॉल्ट मैं एक स्टाइलिंग दे रहा हूँ यहाँ पे लाइट, सही है, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। अब लाइट की थीम के साथ आपने जो है वो क्या क्या सेटिंग रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक सीएस की फाइल बनाता हूँ, मैं यहाँ लिखा इंपोर्ट करो भाई ./ कंपोनेंट, कंपोनेंट ए में खड़ा हुआ ना मैं भी, है कंपोनेंट a.css, सही है। इस फाइल को मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, कंपोनेंट a.css, सही है। यहाँ आते हैं, अब यहाँ पे क्या है, आपकी क्लास है लाइट, यहाँ पे अब CSS तो नहीं सिखाऊंगा भाई मैं आपको कि CSS क्या होती है। अब आप क्या बोलोगे भाई, लाइट क्लास जो है, लाइट के अंदर जो H1 आ रहा है उसकी स्टाइलिंग कर लो, उसका कलर क्या हो जाएगा ये, और कोई बैकग्राउंड कलर सेट कर दोगे, ऐसी डार्क के लिए बना दोगे। अब होगा क्या, आपने CSS सेट कर दी जाके, भाई करके दिखाया था मैं। कलर जो है ना इसका हम कर देना, फॉर एग्जांपल अभी ब्लैक तो ऑलरेडी है ना भाई,
कुछ और कर देते हैं यहाँ पे। इसको एक काम करते हैं, कलर कर देता हूँ इसके यहाँ पे मैं रेड। सही है। और एक बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ यहाँ पे इसका मैं। ये अगर आप पता है इससे बॉडी पे भी खेल सकते हो आप, आसान तरीका। आप क्या करो, बॉडी लेकिन उससे फिर बॉडी पे भी और मसला हो जाएगा कि बॉडी के ऊपर हमें ना वो भिजवाना पड़ेगा पैरामीटर। तो अभी हम बॉडी पे नहीं करते, चलो डायरेक्ट इसी पे कर लेते हैं। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ भाई बैकग्राउंड कलर कर दो इसका, फॉर एग्जांपल ब्लैक। सही है, चेक करते हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे एक बटन आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। सही है, ठीक है। लाइट थीम की आपकी ये स्टाइलिंग है। और इस पैराग्राफ पे आता हूँ मैं। पैरा कहाँ है, ये रहा पैराग्राफ। और इसके पैराग्राफ को स्टाइल कर दो ये इसी तरीके से कि भाई जो लाइट के अंदर आपका जो एक पैराग्राफ है, ठीक है, इसको भी इस तरीके से हम स्टाइल कर देना। फॉर एग्जाम्पल इसका कलर कुछ बदल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कर देते हैं, ये कर दो। और बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल क्या रखें इसका बैकग्राउंड कलर, ब्राउन ब्राउन कर दो उसको। गोला घंटा लग रहा है जी, वाइट ही कर दो इसको। सही है, ये आपकी लाइट की स्टाइलिंग हो गई यहाँ पे। अब जैसे क्लिक करूंगा, डार्क की क्लास मैं चाह रहा हूँ आए यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, डार्क के लिए भी कुछ स्टाइल बताना पड़ेगा यहाँ पे। मैं यहाँ आता हूँ, कॉपी निकालो सारे चीज़ों की, जो लाइट है इसको डार्क कर दो यहाँ पे, और इसे डार्क कर दो। डार्क में क्या होगा भाई, डार्क की अपनी स्टाइलिंग बना लो यहाँ पे। जैसे अगर पहले चेक कर लो यहाँ देख के कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं यहाँ पे लाइट के बजाय डार्क क्लास रख के अगर देख लूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे H1 है, कलर इसका रेड है, मैं कह रहा हूँ भाई कलर येलो कर दो यहाँ पे, ठीक, सिर्फ कलर बदल देता है। और वाइट है, और यहाँ पे क्या कर दो इसको, अब ब्राउन है ना, क्या कर दो, वाइड है ना ऊपर अभी, इसको वाइड पार्ट में ब्लैक है। इसको ब्लैक ही कर देते हैं डार्क के लिए। सही है, चेक करते हैं। डार्क की आपकी ये स्टाइलिंग है, समझ रहे हो। अब सिर्फ जो डार्क और लाइट जो कन्वर्ट कर रही है, क्या गेम है, हो क्या रहा है, सिर्फ इस क्लास से ही तो हो रहा है, और तो कुछ भी नहीं गेम, सिर्फ लाइट और डार्क यही तो है। इसका मतलब आप लोग को कंडीशनल रेंडर किसको करवाना पड़ेगा, क्लास को। कैसे होगा भाई, अभी आपको सिखा चुका हूँ मैं। आप सिंपल यहाँ है, ये क्लास है ना बस, जो डार्क और लाइट का गेम कर रही है आपके साथ। आप इस क्लास को क्या करें, अच्छा अब आपने यहाँ पे डायनेमिक काम करवाना है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं चाहिए होंगे। आप क्या यूज करेंगे अब, बैकटिक्स। बैकटिक्स यूज करेंगे, टेम्पलेट लिटरल्स। आप यहाँ पे आएगा, इसको बनाए इस तरह ब्रैकेट्स में, यहाँ बैकटिक्स यूज करें और यहाँ लगा दें माई कंटेनर। अब यहाँ पे आप यूज करें इस तरह के ब्रैकेट्स। अब आप लगाएं कंडीशन के भाई अगर इनेबल डार्क ट्रू है, तो मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे, कौन सी क्लास दिखानी है भाई, डार्क दिखाओगे ना। क्या हो गया, सुन हुए वो सब, वरना क्या दिखा दो, लाइट दिखा दो, बस हो गया काम आपका। और इस बटन के ऊपर आप इसको लाइट डार्क करवाते रहो। बाय डिफॉल्ट आपकी लाइट इनेबल डार्क फॉल्स है, तो क्या आएगा, लाइट आएगा। ये आपकी लाइट की स्टाइलिंग है या नहीं है, हो गई डार्क लाइट डार्क, बन गया टॉगल आपका सीधा सीधा। सही है। अब आपसे लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आप ये बनाए, आप क्या बनाए, ये तो मैंने बना दिया। आप करेंगे यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर, एक छोटा सा, ज्यादा नहीं कह रहा मैं को, एक सेक्शन एक सेक्शन बनाए यूआई, जिसके अंदर आपके कार्ड्स वार्ड्स आ रहे होंगे, और वहाँ पे एक प्रॉपर स्टाइलिंग हो लाइट और डार्क की। और ये इसको हेडिंग को नहीं बदलना, बैकग्राउंड पे आपने काम करना है। सही है, बॉडी पे नहीं, बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड पे, आप बॉडी पे तो बॉडी पे दें, आप किसी और भी दे सकते हैं आप, बहरहाल जो भी है अब आपने खुद करना है, जो भी है। मैं क्या करूँ यहाँ पे, मेरे पास ये ऐसे बटन नहीं होना चाहिए, टॉगल वाला बटन होता है वो होना चाहिए। चले उसको छोड़, टॉगल ये वाला बटन बना दें आप, इतना आप नहीं करें, ये वाला बटन बना दें आप सिंपल। लेकिन इसको थोड़ा स्टाइल करके सर्कल वर्कल शेप में बनाइएगा प्रॉपर CSS के थ्रू, ताकि CSS भी बदले आपकी कैसी है CSS, उसमें आपका क्या अपने आपको रेट करते हैं ये आपको पता लगना चाहिए। तो CSS से अच्छा था इसको बनाए। और इसमें ना पता है बहुत कुछ कर सकते हैं आप। वो देखा आपने टॉगल ट्रांजिशन वाला,
टॉगल बटन, ये वाला आपको बल्कि देता हूँ बनाने को मैं। भाई ये चीज़ें ऐसी हैं, आप ये बनाना सीखोगे ना, आप कहीं जाओगे ना किसी कंपनी में, तो बोलेगा भाई ये तो काम इतना काम ये तो ऐसे करके आ रहा है, इसको चीज़ें पता होंगी। ये चीज़ें बड़ी बेटर करती हैं आपके लिए। ये वाला टॉगल भाई, फर्क ये है कि स्क्वायर शेप में इसको आप हल्का सा राउंड कर देना यहाँ से, तो वो आपके गोल ऐसे सर्कल शेप में आ जाएगा। अब देखें हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं है, वही जो काम है जो मैंने किया हुआ है। पहले तो ये देखें ये किस तरह यहाँ मूव कैसे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइट थीम है, लाइट जे क्यूरी छोड़, इसको कोड को छोड़ दें, ये कोड से आपका ताल्लुक नहीं, आपका इससे ताल्लुक है, बस कोड छोड़ दें। मैं आपको बताऊँ ना कैसे करना है काम आपने। ये लाइट है आपका, यहाँ पे लाइट में आप इसको डिजाइन करेंगे इस डिव को, ये पूरा डिव होगा, ये आप खेलेंगे यहाँ पे इसकी ट्रांजिशन से, सॉरी ट्रांसफॉर्म से, ट्रांसफॉर्म पाउडर से इसमें ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, उससे आप खेलेंगे यहाँ पे। आप लाइट के अंदर इसको रखेंगे इसकी ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 0 पे, सही है। और डार्क के अंदर आप क्या कर देंगे, इनको डार्क उस वक्त लग तो नहीं रही होगी, डार्क तो डायनेमिक लगेगी, तो डार्क के अंदर आप इसको ऐसे बनाएंगे, इसको यहाँ बैकग्राउंड कलर दे देंगे और इसको ऐसे कर देंगे। अब होगा क्या, बस ये लाइट डार्क का शेप बन गया आपका, और आप एक ट्रांजिशन डाल देंगे इसके अंदर ताकि ये झटके से मूव ना हो, थोड़ा सा जर्क ना है इसके अंदर। अब जैसी लाइट आपकी इनिशियल लाइट क्लास लगी हुई है, आपको टॉगल इस तरह दिख रहा होगा आपका, आपने जैसे इस पर ये बटन है, इस पर क्लिक हैंडल लगाएंगे, जैसे मैंने लगाया इनेबल डार्क वाला, जो क्लिक करने पे आपका स्टेट को चेंज करेगा, इस बटन के ऊपर आप वो लगा देना। जैसे आप क्लिक करोगे इस पर डार्क इनेबल होगी, ये आपको ऑटोमेटिक ऐसा बन जाएगा यूआई पे। बस खत्म कहानी, सीरियस से करना है आपने काम। और इसके लाइट और डार्क होने पे पूरी बैकग्राउंड की थीम चेंज करवाओगे आप। अब ये आपके ऊपर है, आप सीरियस से स्टाइलिंग किस तरह से करते हो ताकि आपके सिर्फ एक क्लास लगने पे पूरा यूआई बदल जाए आपका। ये आपका आर्ट है, आपने अपने आप को इसमें देखना है कि आप कैसे हो सीरियस के अंदर। सीरियस का गेम है इसके अंदर बस। और जिसका तो थोड़ा टफ काम था वो ये इसको कंडीशन घुमाना था कि किस तरीके से मूव करके आपको मैंने बता दिया कैसे मूव करेगा। हो जाएगा तो सर पकड़ के बैठ गया, कहाँ आ गया, मैं लोमान के बैच में ही सही था। हो जाएगा भाई, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, 1 घंटे की कहानी भी नहीं है ये, सही है। तो ये आपका अब होना कैसे, ये वाला टॉगल बनाओगे आप, जो आपका यहाँ कहीं आ रहा होगा, और यहाँ आपके सेक्शन, एक सेक्शन होगा, इसके अंदर 3-4 कार्ड लगा देना, बस इतना सा काम है बस। नेक्स्ट आज क्या दिन है, हफ्ता है, कल तो आपको ऑफ है सबका, क्योंकि कल पिकनिक पे जा रहे हैं, पता होगा आपको कौन कौन जा रहा है पिकनिक पे। भाई एक दिन मैच छोड़ दो, क्या हो गया, सुबह जा रहे हैं 7:30 बजे, जल्दी निकल जाना वहां से, आउट मज़ा आता है पिकनिक पे इनकी। तुम लोग भाई शादी की टोपियां छोड़ो, तुम पिकनिक पे आ जाओ, जिसकी शादी है वो तो चलो समझ में आ रहा है, तुम्हारा क्या है बीच से शादी का, तुम्हें तो बुला भी नहीं रहा, फिर भी तुम जबरदस्ती जा रहे हो उसकी शादी में। हमजा आप आ रहे हो, डिसाइड करोगे, आज का दिन है डिसाइड करने का। ठीक है भाई, ये आपने करना है काम, समझ में आ गया, हो जाएगा। ये थी आपकी कंडीशनल रेंडरिंग। तो पहले बूस्टर को आगे बना देना कार्ड को, इसका टेंशन नहीं है। हाँ हाँ कुछ भी लगाओ, बूट से लगाना बता चुका हूँ आपको मैं कैसे लगेगा। हाँ और ऐसे ही करना है आपने, कोड रिपीटेशन नहीं होगी आपकी, अब आपकी कोड रिपीटेशन अब नहीं होगी। भाई आपको बना के दिखा दूं क्या एक सैंपल किस तरह बनेगा। नहीं ये नहीं बोल रहे, नहीं सर हम बना लेंगे, मसला थोड़ी है, आप छोड़ें। देखें इस तरह होगा, मैं एक कार्ड बना के दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे HTML की तरह कोडिंग नहीं होगी आपकी, यहाँ कोडिंग स्टाइल डिफरेंट हो गया। अब कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेक्शन बनाना है कार्ड्स का, 4 कार्ड्स चाहिए मुझे यहाँ, सही है। अगर देखिएगा कोड में कर कैसे रहा हूँ, ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ, इतना शादी में नहीं आया हुआ आप लोग, इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि ये फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ मैं। इतनी भी असाइनमेंट्स अब आएंगे ना, मैं आपसे यही कोड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये नहीं HTML के अंदर रखा हुआ है 5-5 6 दफ़ा कोड उठा के, ये वाला काम खत्म अब से। अब से रिएक्ट पढ़ लो आप, अब बड़े हो गए, रिएक्ट पढ़ लो आप, ठीक है। किस तरह होगा आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं मेरे पास यहाँ पे क्या है भाई, एक अदद बूटस्ट्रैप लगा ले, लगी होगी आई थिंक इसके अंदर शायद, इंडेक्स चेक कर लेते हैं मेन, हाँ बूटस्ट्रैप लगी हुई हमारी इसमें, ठीक है। हम सिंपल यहाँ आते हैं,
मैं बेसिकली एक सेक्शन बनाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ आते हैं, ये मेरा एक सेक्शन है यहाँ पे, इसको मैं नाम देता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ कार्ड्स सेक्शन डॉट JSX। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एडवांस जा रहे हैं अब चीज़ों पे। अब हम भाई पूरा पूरा, अभी तक हम क्या करते थे, पूरा पूरा लिख रहे थे बैठ के, पूरा फंक्शन लिखते थे बैठ के, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, पूरा फंक्शन बनाते थे, ऐसे ही था। अब हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी है, अब हम थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे। अब हमारे क्या होती है, एक एक्सटेंशन होती है, आप कर लीजिएगा अपने पास, यहाँ पे भी आगे आएंगे, रिएक्ट लिखें यहाँ पे, ये आ रही ES7, कहाँ गई, ये रही ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स और नेटिव स्निपेट्स, इसको अपने पास कर लीजिएगा एक्सटेंशन को, ये वाली ES7 वाली, सही है, ये अपने पास कर लीजिएगा। अब आपको ये करने का फ़ायदा क्या होता है भाई, इसका फ़ायदा ये होता है अब आपको पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या लिखेंगे, RAFCE, पूरा बन के आ गया आपके पास बॉयलर प्लेट। अब ये RAFC का मतलब क्या है, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट। आपने बता दिया कि मुझे एक रिएक्ट का एरो फंक्शन कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, और उसको एक्सपोर्ट भी करवाना है मुझे बाय डिफॉल्ट, तो ई भी लगा दो यहाँ पर, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ये पूरा बन के आ गया। अब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको पूरा पूरा, और जिस नेम से फाइल बनेगी उसी नेम से कंपोनेंट बना के देगा, क्योंकि रिएक्ट की प्रैक्टिस ही होती है, बता चुका हूँ आपको मैं। कार्ड सेक्शन हो गया यहाँ पे, इसके अंदर हमें क्या करना है, ये कार्ड सेक्शन को मैं उठाता हूँ, मुझे कहाँ दिखाना है, ये अपने कंपोनेंट ए के अंदर, ये रहा, मैं यहाँ आता हूँ। अब देखें एक और चीज़, इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको मुझे, लिखते थे पहले पूरा पूरा पढ़ के इंपोर्ट कार्ड सेक्शन फ्रॉम एड्रेस, अब ये वाला इससे भी जान छुट गई आपकी। आप क्या करेंगे, जिस चीज़ को आपने यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है उसको करें यहाँ से कॉपी, कंट्रोल C करें, उस फाइल पे पहुँच जाएं जहाँ पे आपने एक्सपोर्ट करना है इसको। मुझे कहाँ है भाई, मेरी कंपोनेंट A.JSX की फाइल है, ये आ गई, यहाँ एक्सपोर्ट करना है, यहाँ मुझे दिखाना है, ये इंपोर्ट नहीं करें, ब्रैकेट ऑन करें कंपोनेंट का, इसको यहाँ पेस्ट करें, कर दिया, कंट्रोल और स्पेस बार ये प्रेस करें, ये आ गया पूरा लिखा हुआ सजेशन में, एंटर करें, खुद ही इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर। ये जो इसका यूआरएल होगा वो उसकी खुद की है, उसके झंझट है, हमारा मसला नहीं है, वो खुद ही यूआरएल बना के आपको देगा। अब आपने पूरा कोई लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, कंट्रोल स्पेस बार, सही है भाई, हो गया आसान काम। अब मैं आपसे याद है कह रहा था कि अभी हम आगे इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे जो पूरा पूरा लिख रहे हैं। अब हम इसलिए आ गया कार्ड सेक्शन यहाँ पे। अब इस कार्ड सेक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, अपने कार्ड्स बनाना है, सही है। अब देखिए ये जो कार्ड सिंगल, अब देखिए मैं कोड जिस तरह मैं कोड कर रहा हूँ ना, मैं कोडिंग स्टाइल को आपको मैं करने का मेरा मकसद ही है, वरना मुझे आगे टॉपिक करवाना था आज एक नया, मैं उसको स्किप करवा के ही करवा रहा हूँ। उसकी वजह ये ताकि आप ये देखें कि रिएक्ट में कोड स्टाइल होता क्या है, कोडिंग स्टाइल क्या होता है, आपका HTML से बहुत डिफरेंट होता है। यानी हर चीज़ को आप एक कंपोनेंट में लेके चलोगे, रीयूज, इतना कोड को आप रीयूज कर सकते हो, आप करोगे। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कार्ड सेक्शन बनाया, ये सेक्शन क्या है जो मैं यहाँ पूरा एक सेक्शन रेंडर कराऊंगा यहाँ पे, ये पूरा सेक्शन आएगा यहाँ पे कार्ड्स का, जिसमें सारे कार्ड्स होंगे, ये पूरा एक सेक्शन मैंने बनाया। अब इस सेक्शन के अंदर आप सोचोगे भाई क्या आएगा, कार्ड्स आएंगे सारे। अब वो मल्टीपल जो कार्ड हैं, वो सारे कार्ड सारे कंपोनेंट नहीं बनेंगे, वो एक कंपोनेंट बनेगा कार्ड, उसको मैं रीयूज करूंगा। कैसे करूंगा भाई, इसका मतलब एक कंपोनेंट कोई और बनेगा कार्ड के नाम से, बनेगा नहीं बनेगा, कार्ड डॉट JSX, ठीक है। इसको मैंने यहाँ किया, कंट्रोल C से कॉपी, कार्ड सेक्शन में आया, यहाँ आ गया, पेस्ट किया इसको, क्या हो रहा है ये, एरर क्यों दे रहा है भाई मुझे ये, फ्रैगमेंट की वजह से, फ्रैगमेंट ले रहे हो यहाँ पे, सेफ आ गया, कोई एरर आ गया हमारे पास, चेक करते हैं भाई। अच्छा कुछ इसमें इशू है भाई, चेक करते हैं। कार्ड के अंदर कार्ड से बनाया मैंने, रिटर्न हो रहा है कार्ड, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार्ड, ठीक है, सेव नहीं किया शायद, सेव नहीं किया था मैंने, ठीक है, आ गया कार्ड यहाँ पे।
अब इस कार्ड को हम डिज़ाइन करते हैं बैठ के। कार्ड सेक्शन में आ जाओ, ये मुझे अब नहीं चाहिए, यहाँ पे हटा दो इसको, मुझे सिर्फ कार्ड एंटर करवाना है यहाँ पे। ठीक है, कार्ड को डिज़ाइन करते हैं। अब ये कार्ड कैसे डिज़ाइन होगा ये आपने बस देखना है यहाँ पे। मैंने क्या किया भाई, ये कार्ड एक सिंपल कार्ड होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये कार्ड मैं बना रहा हूँ बूटस्ट्रैप का, और इसमें हम बना रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एक रॉ लूंगा, उसके अंदर कितने कॉल आ सकते हैं? 12 आ सकते हैं ना। तो इसका मतलब कितने का बनेगा कार्ड? तो अगर मुझे 4 दिखाने, 3 4 ज़ा 12, तो कॉल 3 का बनेगा। या 4 3 ज़ा 12 कर दें, चले 4 3 ज़ा 12 कर देते इसको। तो इसका मतलब 4 कॉल का एक कार्ड होगा मेरे पास। ऐसी है बूटस्ट्रैप, सबको आती है ना भाई। तो यहाँ लिखा मैंने डॉट कॉल LG से 4, सही है। ये कॉल LG बन गया यहाँ पे, डायरेक्टली उठा लेते हैं। चलो हाँ, ये भी सही है। यहाँ आप, मुझे पता है आपको सबको बनाना आता ही है, लेकिन जिस तरीके से मैं कोड कर रहा हूँ ना, वो कोडिंग स्टाइल अब मकसद दिखाने का है आपको, बस किस तरीके से आपने कोड करना है। रिएक्ट HTML से बहुत डिफरेंट हमें काम करना है यहाँ पे। यहाँ आ जाओ भाई बूटस्ट्रैप पे। अब आप लोग ना टेलविंड यूज़ करो, इसको छोड़ दो, ये कचरा हो गया बूटस्ट्रैप। अब टेलविंड पे आ जाओ आप लोग। रिएक्ट स्ट्रैप मैंने असल में बूटस्ट्रैप लगाना सिखाया था, इसलिए बूटस्ट्रैप पे आया हूँ, वरना रिएक्ट स्ट्रैप से भी कर सकते हो। आपको पता है बूटस्ट्रैप की अपनी एक लाइब्रेरी बनी है रिएक्ट के लिए, रिएक्ट बूटस्ट्रैप कहते हैं उसको, वो भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे आओ, तो बूटस्ट्रैप में क्या है, तो HTML के लिए ना आपको सिंपल HTML एलिमेंट मिल रहा है, इससे है रिएक्ट बूटस्ट्रैप है, वहाँ पे आपको कंपोनेंट मिलते हैं, यही सारी चीज़ों के। आप यहाँ रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ये आ गया रिएक्ट बूटस्ट्रैप। यहाँ पूरी यही डॉक्यूमेंटेशन है कंप्लीट, लेकिन क्या है, कंपोनेंट बेस है। कंपोनेंट्स में आ जाओ इसके यहाँ पे। नहीं नहीं, मैंने बूटस्ट्रैप लगवाई है। देखो वही क्या कंपोनेंट, लेकिन फ़र्क क्या है, कंपोनेंट बेस है, ये ज़्यादा अच्छी है। तो खैर अभी हमने वो लगाई है, तो हम उसी पे कर लेते हैं काम। फ़र्क तो पूरी सेम है, बस सिर्फ फ़र्क ये कि यहाँ HTML एलिमेंट है, वहाँ कंपोनेंट है। काम दोनों का सेम ही है। आते हैं भाई यहाँ पे, मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। एरर आ रहा है मेरे पास। हाँ, वो चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी हमें। किसका आ रहा है? बस वो इमेज का ही था। अब इसमें चीज़ें हमें मॉडिफाई करनी पड़ेंगी थोड़ी सी। सबसे पहली चीज़, जहाँ जहाँ क्लास है इन सबको पकड़ो, रिप्लेस कर दो क्लास नेम से, सही है। इसके अलावा भाई स्टाइल विद आ रही है, इसको रहने देते हैं, इमेज आ रही है, और विद में ऐसे भी हटा देता हूँ, क्योंकि मैं कॉल के अंदर से बनाऊंगा। ठीक है, और आई थिंक और तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर, बाकी सब चीज़ें सही हैं। एंकर आ रहा है यहाँ पे, एंकर फिलहाल हम रहने देते हैं, एंकर के भी हटा दें एंकर को, सही है। इसको सेव किया मैंने, और कोई इमेज हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पे। अच्छा, आपको इमेज लगानी नहीं सिखाई ना अभी तक, इमेज कैसे लगती है, इमेज भी देख लेते हैं अभी। पहले देखते हैं दिख कैसा रही है मुझे। कहाँ है मेरा, ये रहा, सही है, क्योंकि अभी हमने कोई कॉल वॉल डिफाइन ही नहीं किया है, तो इसलिए वो ऐसा दिखे। ठीक है, सबसे पहले अब आते हैं यहाँ पे, मुझे इसको कॉल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं कहता हूँ भाई कॉल LG से 4 दिखाओ भाई मुझे। आ गया 4, या 4 ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इसको 3 कर देता, सही है। अब इमेज लगानी बाकी है। इमेज कैसे लगती है, यहाँ पे इमेज लगाने का भी डिफरेंट तरीका है यार, रिएक्ट में ऐसे नहीं लगती। मैं पहले कोई इमेज डाउनलोड करता हूँ यहाँ से। मैं आता हूँ भाई गूगल पे, यहाँ पे आ जाओ, प्लेस होल्डर इमेज, ये आपकी इमेज आ रही है मल्टीपल। यहाँ आ जाओ प्रोफाइल के अंदर, मैं इसको उठा लेता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ से डाउनलोड करके लगेंगे, वेब पे है यार ये तो। कोई PNG हो ना, वो लगाते हैं यहाँ पे। सही है, इसको हम अपने फोल्डर के अंदर ले जाते हैं। हमारा फोल्डर ही नहीं खुला हुआ माशाल्लाह।
SRC के अंदर, एसेट्स के अंदर हमारे पास एक फोल्डर बनेगा यहाँ पे इमेजेस का, ठीक है। यहाँ पे आपने सारी इमेज अपनी रखनी है, कॉपी करो यहाँ पे। यहाँ जो भी काम होगा एसेट्स के अंदर आप डिवीजन करोगे हर चीज़ की। और हम आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ इसको अपना पाथ दे दो आप, और इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ लोगो का, या प्रोफाइल दे देता हूँ, चलो सही है, कुछ भी नाम दे दो। ये सेव कर दिया मैंने, यहाँ पे इमेज आ गई। चेक करते हैं भाई, एसेट्स के अंदर इमेजेस, और ये आ गया आपकी प्रोफाइल डॉट जेपीजी, सही है। अब इसको लगाना कैसे, इमेजेस यहाँ पे होती है इंपोर्ट, सही है। आप यहाँ आओगे इंपोर्ट, कोई नाम दोगे, यहाँ वैसे मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रोफाइल इमेज फ्रॉम। अब इसको अपनी डायरेक्टरी का पाथ दोगे आप, डॉट फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश पे जाओगे। देखो अब और पीछे जाना है, इसका मतलब मुझे ऐसे ही है, और पीछे कैसे जाऊँगा, दोबारा से आप ये लगा दो यहाँ पे एसेट्स इमेजेस प्रोफाइल डॉट जेपीजी। अच्छा यहाँ पे ना एक और एक्सटेंशन आती है, आप लोग जब अपने पास करेंगे ना इसको, कॉल देख जरा सुन लें, क्या हो गया, सर्दी लग रही है भाई मुझे तो, मेरे लिए घुमा दो इसमें यहाँ पे, या तो फिर अगर तुम्हें आ रही है हवा, ऐसी क्या आ रही है, तो मत जाना, मैं बैठ जाऊंगा सर्दी। तो वैसे ही सोना है तो तुम तो बैठे हो आराम से। अच्छा जी, बता ही रहा था आपको मैं, देखे मैं जब ये इमेज का यूएल उठा रहा था ना, यहाँ पे इमेजेस किया मैंने, डॉट स्लैश किया, मेरे पास पूरी इमेज का यूएल आ रहा है, आपके पास नहीं आएगा ये। आप जब करेंगे आपके पास इमेज का यूआरएल नहीं आएगा, करके देख लीजिएगा वरना। तो भाई मेरे पास क्यों आ रहा है, आपके पास क्यों नहीं आएगा, रिएक्ट में नहीं आता। उसके लिए क्या होती है, एक्सटेंशन आती है, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, सेकंड एक्सटेंशन। इसको अपने पास कर लीजिएगा, इसका क्या नाम है, पाथ इंटेलिजेंस। इसको अपने पास कर लें, कंप्लीट पाथ आपको जो है वो ला के देगा ये रिएक्ट के अंदर, वरना आप करके देखिएगा आपके पास इमेजेस का राउट नहीं आता पूरा। ये 7 प्लस ये 7 प्लस रिडक्स। कुछ भी रख सकते